हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है रिफंड अंडर जीएसटी। सेक्शन नंबर 54 डील करता है रिफंड ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है सिचुएशंस लीडिंग टू रिफंड क्लेम, मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस में यहाँ पर आपको रिफंड दिया जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई एक्सपोर्ट करते हो आप, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर सप्लाई करते हो टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। सो आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप जीएसटी का पेमेंट करके उसका रिफंड ले लो, या फिर आप बॉन्ड या एलयूटी फाइल कर दो और एक्सपोर्ट करो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। सो अगर आपने टैक्स का पेमेंट किया है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस में आप वो अमाउंट का रिफंड यहां पर ले सकते हो। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अब ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कौन से केस में हो सकता है? तो देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट किया या सप्लाई किया टू एसईजेड डेवलपर और यूनिट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब जब आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपने एक्सपोर्ट किया है, तो जो भी आपने इनपुट्स लिए होंगे, वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस देने के लिए जो भी इनपुट्स आपने यूज किए हैं, उन पर जो टैक्स का पेमेंट किया होगा, वो उस चीजों का आप यहां पर आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया? इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब आपका कोई भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? देखिए, जब भी आपका आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स का जो रेट है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू इनवर्ड सप्लाई पे रेट, ठीक है। मान लीजिए इनवर्ड सप्लाई जो मैं ले रहा हूं उस पर रेट है 5% और जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है उस पर रेट है 18%। तो उस केस में क्या होगा? यहां पर मेरे पास जो है एक्सेस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी यहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो आईटीसी का आप यहां पर रिफंड ले सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है? रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट में भी क्लेम, मतलब कोई भी डीम्ड एक्सपोर्ट है तो वहां पर आपको यहां पर रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? रिफंड ऑफ बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? आप ही का एक तरह का ई वॉलेट है, जैसे कि पेटीएम का आपका वॉलेट होता है, उसी तरह से ई कैश लेजर होता है। तो आप अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट कर सकते हो। अब जब भी आपको वो पैसा चाहिए तो आप यहां पर रिफंड ले सकते हो वहां से, ठीक है। आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट, मतलब जो भी आपका लाइबिलिटी है वो आपने फुलफिल करने के बाद बैलेंस अमाउंट जो है वो आप यहां पर रिफंड ले सकते हो। नेक्स्ट यदि है रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड आइदर होनली और पार्टली एंड फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। देखिए, हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर देखा था कि जब भी आपको एडवांस रिसीव होता है और अगर वो एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अगेंस्ट रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको एडवांस रिसीव हुआ, आपने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद ना ही कोई सप्लाई किया है ना ही कोई इनवॉइस इशू किया है, तो उस केस में आपको जो है वो अमाउंट जो भी आपने पे किया है उसका यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब देखिए, जब भी मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं, तो मान लीजिए मुझे ऐसा लगा कि वो सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो मैंने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यहां पर पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंटर स्टेट सप्लाई था, वहां पर आईजीएसटी पे करना था। तो जो मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया उसका मुझे जो है रिफंड मिल जाएगा, और जो मुझे आईजीएसटी अब करेक्ट है मुझे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम। मतलब देखिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई भी टूरिस्ट जो इंडिया में आता है और वो 6 महीने से कम के लिए यहाँ पर इंडिया में रहता है, तो वो जो भी गुड्स खरीदता है उन गुड्स पे यहाँ पर जितना उसने टैक्स का पेमेंट किया है उसका यहाँ पर रिफंड उसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order और डायरेक्शन ऑफ एनी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट। मतलब कोई जजमेंट आया उसके बाद आपको अगर कोई अमाउंट पेबल है तो उसको रिफंड मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। देखिए, सेक्शन नंबर 60 के अंदर हमने देखा था कि आपको जो है प्रोविजनल असेसमेंट के बेस पे आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। अब जब भी फाइनल ऑर्डर आता है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आता है, तो उस केस में अगर आपका अमाउंट कुछ पेबल निकल रहा है, मतलब आपको कुछ अमाउंट रिफंडेबल निकल रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन परचेजेस मेड बाय यूएन बॉडीज और एम्बेसीज। यूएन बॉडीज जो यूएन होल्डर्स होते हैं उनको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, जो भी वो परचेजेस पे टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया जाता है बाय सीटीपी और एनआरटीपी। देखिए, सीटीपी और एनआरटीपी को जब भी यहाँ पर बिजनेस करना है तो उनको 5 डेज प्रायर में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और अपना जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होता है वो उनको यहाँ पर पे करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई भी अमाउंट जो है वो बैलेंसिंग रिफंडेबल हो रहा है, तो वो यहाँ पर उनको रिफंड मिल जाएगा। और नेक्स्ट, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने कोई भी टैक्स का एक्सेस पेमेंट कर दिया है तो आप यहां पर रिफंड ले सकते हो। सो ये 12 केसेस के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? रूल नंबर 89 ये बात करता है एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम। तो देखिए, जब भी आपको रिफंड चाहिए तो आपको यहां पर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बंदा है, इसको रिफंड चाहिए। अब रिफंड कौन ले सकता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी व्यक्ति यहां पर रिफंड क्लेम कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर लैपटॉप ओपन करके इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन ऑन दी जीएसटी कॉमन पोर्टल, ठीक है। सब्जेक्ट टू रूल 10B। मतलब 10B क्या बोलता है? आधार ऑथेंटिकेशन कराने के बाद
सो आधार ऑथेंटिकेशन कराने के बाद आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे इन फॉर्म जीएसटी RFD 01। ये रिफंड का फॉर्म है। सो यहाँ आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा विद इन 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। टाइम लिमिट क्या दिया है? 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। अब ये रेलेवेंट डेट क्या होता है ये हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। सो आप रिफंड लिख सकते हो, क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम। सो जिस भी व्यक्ति को रिफंड चाहिए वो सीधा जीएसटी पोर्टल पे जाएगा, फॉर्म जीएसटी RFD 01 फाइल करेगा और यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, TDS TCS credited in the electronic cash ledger can also be claimed as refund। देखिए TCS और TDS का जो अमाउंट होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाता है और उसका नेचर यही होता है जैसे आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया, तो जो भी अमाउंट आपने TDS या TCS क्रेडिट किया है उसका भी आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? इन केस ऑफ रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। मतलब देखिए जब भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो तो आप IGST का पेमेंट करोगे। तो जब भी आप अपना शिपिंग बिल फाइल करते हो, ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर वो अपना शिपिंग बिल फाइल करेगा वही यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। और आपको अलग से सेपरेटली जीएसटी RFD 0 फॉर्म जो ये फॉर्म हमने देखा है वो आपको सेपरेटली फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपका शिपिंग बिल ही ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब देखिए अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई एक्सेस बैलेंस है तो उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ये जो 2 years का टाइम हमने देखा ये कैश लेजर के लिए नहीं है। मतलब कैश लेजर क्या है? आप ही का पैसा, आप ही का ई वॉलेट है, आप जब चाहो वो पैसा यहाँ पर रिफंड ले सकते हो। अब यहाँ पर दिया था कि 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। तो रेलेवेंट डेट क्या होता है? तो देखिए रेलेवेंट डेट दिया हुआ है अलग अलग केसेस के हिसाब से। तो पहला दिया है गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया बाय सी और एयर। अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो सी या एयर के थ्रू तो उस केस में रेलेवेंट डेट क्या होगा? डेट ऑन विच शिप और एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया। जिस दिन वो इंडिया को छोड़ते हैं वो वहां से आपको 2 years का टाइम लिमिट देखना है। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है बाय लैंड तो उस केस में when such goods passes the customs frontier, वहां से आपको देखना है। अगर बाय पोस्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट ऑफिस। सो यहां से आपको टाइम पीरियड देखना है। नेक्स्ट, अगर कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा रही है आउट ऑफ इंडिया उस केस में टाइम लिमिट क्या देखना है? तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज लेटर, ठीक है। जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो भी विचएवर इज लेटर होगा वहां से आपको 2 years का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर कोई डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है उस केस में जब भी अपना सप्लायर जो है जिस दिन सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा वहां से 2 years का टाइम लिमिट यहाँ पर चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाई है कोई गुड्स या सर्विसेज का टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, उस केस में क्या बोला है? ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। जिस दिन रिटर्न फर्निश करोगे वहां से 2 years का टाइम लिमिट देख लेना है। Next, where the tax become refundable as a consequence of judgment, decree or order or direction of any appellate authority, appellate tribunal or any court। मतलब आपको जो रिफंड दिया जा रहा है वो किसी ऑर्डर के द्वारा दिया जा रहा है, किसी जजमेंट के बाद में दिया जा रहा है। उस केस में जिस दिन आपको वो ऑर्डर का कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, द डेट कम्युनिकेशन ऑफ जजमेंट या ऑर्डर, वहां से आपको 2 years का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट क्या देखा? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या टाइम लिमिट है? तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड वाज अराइजेस, ठीक है। जब जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे वहां से 2 years का टाइम पीरियड। नेक्स्ट, अगर आपका कोई प्रोविजनल असेसमेंट के बेस पे आपको रिफंड मिल रहा है, ठीक है, आपने प्रोविजनली ज्यादा पैसा पे कर दिया था, फाइनल ऑर्डर आने के बाद जो है अमाउंट आपको रिफंडेबल होगा। तो जिस दिन आपका फाइनल ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिस दिन एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट, वहां से आपको 2 years का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन है अदर देन सप्लायर, मतलब अगर कोई बायर है, कोई रेसिपिएंट जो अगर रिफंड क्लेम कर रहा है, उस केस में द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, जिस दिन उसको गुड्स या सर्विस रिसीव हुआ है वहां से 2 years का आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। और इन एनी अदर केस, कोई भी अदर केस है तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट टैक्स, ठीक है, जिस दिन आप टैक्स का पेमेंट कर दोगे वहां से आपको 2 years का टाइम लिमिट देखना है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? मान लीजिए मुझे CS की जगह मैंने IGST का पेमेंट कर दिया, तो जिस दिन मैं CGST SGST का पेमेंट कर दूंगा तो डेट ऑफ पेमेंट से लेकर के आपको यहाँ पर 2 years का टाइम लिमिट देखना है। सो ये हमने देखे रेलेवेंट डेट्स, ठीक है, यहां से आपको 2 years का टाइम लिमिट देखना है रिफंड अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया है? इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स इज अलाउड। मतलब देखिए अगर मेरा कोई क्लेम है जो जैन मंथ से लेकर के जून मंथ तक का मेरा रिफंड का क्लेम है, अब ये 2 फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। जैन से मार्च जो है वो प्रीवियस ईयर में फॉल होता है और अप्रैल से लेकर जून जो है वो करंट ईयर में फॉल हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर रिफंड क्लेम एक ही यहाँ पर फाइल कर सकते हो, बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम यहाँ पर अलाउ होगा, आपको सेपरेटली रिफंड क्लेम यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है?
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। देखिए, जब भी आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करते हो जीएसटी आरएफडी 01 में, तो उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू एस्टेब्लिश दैट रिफंड इज ड्यू टू द एप्लीकेंट, मतलब आपको रिफंड एक्चुअल में ड्यू है, इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन से होंगे? तो ये रूल 89(2) में यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में फर्निश करना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है? देखिए, जीएसटी क्या है? एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी सप्लायर पैसा पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगा? अपने कस्टमर से चार्ज करेगा। ठीक है, अब उसने कस्टमर से 118 रुपए चार्ज किए, 100 रुपीज वो अपने पास रखेगा और 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। ये जीएसटी का प्रोसेस रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी अल्टीमेटली टैक्स का लाइबिलिटी बियर किया है, वो कस्टमर ने किया है। ठीक है, सो समझिए, जब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आपने दे दिया कि रिफंड जो है वो ड्यू है एप्लीकेंट को, लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए, अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट आप पास नहीं कर पाए, उस केस में रिफंड तो मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, एप्लीकेंट को यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेता है कि भैया नहीं, एक्चुअल में जो टैक्स का बर्डन है वो मैंने ही बियर किया है, उसी केस में यहां पर एप्लीकेंट को पैसा दिया जाएगा। अदरवाइज अब पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है? वेयर द अमाउंट क्लेम एज रिफंड इज अप टू ₹2 लाख, मतलब अगर जो पैसा आप रिफंड का क्लेम कर रहे हो वो अप टू ₹2 लाख है, उस केस में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा, सर्टिफाइंग दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। सो सेल्फ सर्टिफिकेट आप फाइल कर दोगे अलोंग विद द रिफंड एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? अगर अमाउंट का रिफंड क्लेम जो है वो एक्सीड करता है ₹2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर रिफंड क्लेम है, उस केस में आपको यहाँ पर एक सीए या फिर सीएमए का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर सर्टिफाई करेंगे दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, सो उनका सीए सीएमए का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा अगर रिफंड का क्लेम 2 लाख रुपीज से ज्यादा है। नेक्स्ट यदि however said certificate is not required to be furnished in cases where refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of tax। देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जीएसटी के अंदर रिफंड ले सकता है। क्या प्रोसेस है वो हम आगे चल करके देखेंगे, लेकिन जब भी अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है तो उस केस में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ये केसेस में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, इन केसेस में जो है पैसा सीधा एप्लीकेंट को पे किया जाएगा, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाएगा। ठीक है, और ना ही इन सारे केसेस में नाइदर अ डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट नॉर अ सर्टिफिकेट बाय सीए और सीएमए इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। आपको किसी भी तरह का ना सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ना ही सीए सीएमए का सर्टिफिकेट यहां पर लगाना है। सो कौन कौन से केसेस है? यहां पर 6 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला, रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विस का, और ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट, मतलब जो भी इनपुट या इनपुट सर्विस आपने यूज की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, उन पे जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया होगा वहां पर आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब आपको अगर जीरो रेटेड सप्लाई है या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है तो आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी सप्लाई किया है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड आइदर फुल्ली और पार्टली एंड ऑन विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड और वेयर रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड, मतलब देखिए, आपको पैसा रिसीव हुआ कोई भी एडवांस का, आपने सप्लाई भी नहीं किया, ना ही इनवॉइस इशू किया, और आपने क्या सीधा रिफंड वाउचर इशू कर दिया अपने कस्टमर को। तो आपने कस्टमर को तो रिफंड वाउचर इशू कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? अल्टीमेटली टैक्स का लायबिलिटी किसने बियर किया है? सप्लायर ने। तो यहां पर सीधा पैसा जो है वो उस सप्लायर को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी रिफंड ऑफ टैक्स है इन परचेंस ऑफ सेक्शन नंबर 77, जो रॉन्ग पीओएस का हमने देखा कि इंटर स्टेट सप्लाई को आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रीट करके पैसा पे कर दिया, तो उस केस में आपको सीधा एप्लीकेंट को पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उस केस में ये डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब कैश लेजर तो आपका ही ई वॉलेट है, आप जब चाहो पैसा यहाँ पर ले सकते हो। सो इन 6 केसेस के अंदर अंदर आपको जो भी पैसा दिया जाएगा, जो भी रिफंड का क्लेम होगा, वो सीधा एप्लीकेंट को दिया जाएगा, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाएगा। और आपको ना ही कोई सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ना ही सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ रिफंड क्लेम। अभी तक हमने 2 टॉपिक्स देखा है, सेक्शन नंबर 54 हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखा कि कौन कौन से सिचुएशंस में आपको रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 89 हमने देखा, जो बात करता है एप्लीकेशन, आपको रिफंड का एप्लीकेशन देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, और फॉर्म रहेगा जीएसटी आरएफडी 01, और वो एप्लीकेशन फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ रिफंड क्लेम। देखिए, आपको जब भी रिफंड का क्लेम मिलता है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर रूल्स दिया हुआ है। सबसे पहला रूल दिया है रूल नंबर 90, जो बात करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड क्लेम।
देखिए जब भी आपका एप्लीकेशन आप फाइल करते हो ऑनलाइन, तो उस केस में देखिए अगर रिफंड क्लेम कर रहे हो आप, रिफंड क्लेम फ्रॉम कैश लेजर, अपने ही कैश लेजर से आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, उस केस में आपको ऑटोमेटिकली वही टाइम पे जो है एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पर प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ आपका जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास रिसीव हो गया है, गवर्नमेंट के पास रिसीव हो गया है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा अगर रिफंड जो क्लेम कर रहे हैं वो कैश लेजर से कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि अगर रिफंड एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो फॉर अदर रिफंड क्लेम्स के, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू प्रॉपर ऑफिसर, और प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन को, आपके एप्लीकेशन को यहां पर वो स्क्रूटिनाइज करेगा द एप्लीकेशन फॉर इट्स कंप्लीटनेस, उसका कंप्लीटनेस चेक करेगा, और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है ये विद इन 15 डेज, अब ये क्यूट सा प्रॉपर ऑफिसर आपको दिख रहा है लेकिन ये पूरा स्ट्रिक्टली सारे प्रोसेस को फॉलो करता है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसको जब भी एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर देखेगा, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट है, तो उस केस में वो एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा, और जब भी वो एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा उसमें साथ में इंडिकेट करेगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम, ठीक है, कि जिस दिन का कौन सा डेट है जिस दिन रिफंड का एप्लीकेशन फाइल किया गया था, वो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगा। ये डेट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपका रिफंड टाइमली नहीं दिया जाता या रिफंड का एक टाइम लिमिट है, उतने टाइम पीरियड में आपको रिफंड इशू करना पड़ेगा। सो टाइम पीरियड स्टार्ट कहां से होगा, तो यहां से इस डेट से यहाँ पर रिफंड का कैलकुलेशन जो है चालू होगा, या फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पर चालू होगा, ठीक है। सो एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा और साथ में डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम भी यहाँ पर बता देगा। नेक्स्ट, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने चेक किया 15 दिन लिए और अगर उसको लगता है कि नहीं एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, उस केस में क्या होगा, वो एक डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा। वो यहाँ पर जो भी उसको मिस्टेक्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई वो अपने डेफिशिएंसी मेमो में सारी डेफिशिएंसी को बताएगा, और जो भी एप्लीकेंट रहेगा उसको बोलेगा कि भैया आप जो है एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करो आफ्टर रेक्टिफिकेशन, मतलब जो भी डेफिशिएंसीज हमने आपको बताई है वो सारी रेक्टिफाई करने के बाद एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कीजिए, ठीक है। अब ये जो भी टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, देखिए मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड किया गया, प्रॉपर ऑफिसर ने 15 दिन लिए चेक किया, और अगर उसको सही नहीं लगा, इनकम्प्लीट लगा, तो वो क्या करेगा, डेफिशिएंसी मेमो दे देगा और बोलेगा कि फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। सो ये जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ ये आपके 2 इयर्स के कैलकुलेशन में आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सो द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम till the date of communication of deficiency shall be excluded from the period of 2 years. So 2 years के पीरियड में ये एक्सक्लूड करना है। सो आई होप रूल 90 आपको समझा है, क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल रूल है। देखिए जब भी एप्लीकेशन रिसीव होता है, अगर वो एप्लीकेशन है फॉर कैश लेजर का रिफंड है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर कोई दूसरा केस है तो उस केस में आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर सारी चीजें चेक करेगा और 15 दिन के अंदर अगर उसको लगता है एप्लीकेशन कंप्लीट है तो एक्नॉलेजमेंट दे देगा आपको, और साथ में डेट भी इंडिकेट कर देगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है उस केस में डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा और आपको बोलेगा कि आप एक फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कीजिए, और ये जो भी टाइम पीरियड जो वेस्ट हुआ है वो यहाँ पर एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, विड्रॉल ऑफ रिफंड क्लेम। देखिए जब भी कोई एप्लीकेंट अगर चाहे तो वो अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। कब कर सकता है, एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सेंशन ऑर्डर और फाइनल रिफंड सेंशन ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर और रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर और शो कॉज नोटिस, ये सारे टर्म्स जो है हम आगे चल करके पढ़ेंगे। सो इससे पहले जो है अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता है अगर एप्लीकेंट चाहे तो, ठीक है। और जब भी वो यहाँ पर विड्रॉ करेगा अपना एप्लीकेशन, तो जो भी पैसा, देखिए आप जब भी रिफंड क्लेम करते हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है वो पैसा डेबिट हो जाता है। जब पैसा डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट होता है, जब पैसा वापस से अगर वो रिफंड मिल रहा है तो वो आपके डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर विड्रॉ कर दिया रिफंड एप्लीकेशन से, वो वापस से क्या होगा, रिक्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटेड बैक टू द लेजर फ्रॉम विच सच डेबिट वाज मेड, वो आपसे पैसा जो है फिर से आपके क्रेडिट में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 91 जो बात करता है ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। हमने रूल नंबर 90 देखा था जो बात करता था एक्नॉलेजमेंट फॉर रिफंड क्लेम। रूल नंबर 91 बात करता है ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। देखिए ये किसके लिए दिया गया है, इन द केस ऑफ क्लेम रिलेटेड टू रिफंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। अगर देखिए कोई भी एक्सपोर्टर है जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है या सप्लाई कर रहा है किसी एसईजेड यूनिट को फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो उस केस में क्या हो रहा है, उसका रोज का काम है, कोई एक्सपोर्टर जिसका काम ही ये एक्सपोर्ट करने का, तो उसमें उसका जो पैसा है अब रिफंड आने में तो टाइम लगेगा, तो वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। तो उसके लिए लाया गया रूल नंबर 91 जो बोलता है कि देखिए अगर आपका सप्लाई जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई है तो आपको प्रोविजनली 90% ऑफ द टोटल रिफंड क्लेम जो है 90% आपको दे दिया जाएगा, और वो कब देंगे, पेड विद इन 7 डेज आफ्टर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। रूल नंबर 90 के अंदर हमने देखा एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, सो वहां से 7 दिन के अंदर अंदर 90% रुपीज जो है आपको पैसा पे कर दिया जाएगा प्रोविजनली, ठीक है। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 10% है वो रिफंडेड ऑन फाइनल सेटलमेंट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो बाकी का जो 10% है वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है पैसा दिया जाएगा। ये
सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। 90% प्रोविजनली दे दिया जाएगा विद इन 7 डेज, और बाकी का जो 10% है वो फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजनल रिफंड विल नॉट बी ग्रांटेड टू सच सप्लायर। देखिए, कोई भी ऐसा सप्लायर है जो किसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूटेड है इन द लास्ट 5 years फॉर एन अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन एक्सीडिंग रुपीज 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा का कोई उसने टैक्स इवेजन किया है इन द लास्ट 5 years में, इमीडिएटली प्रेसिडिंग 5 years, तो उस केस में यहां पर उसको प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 92। दो रूल्स अभी तक हम देख लिया। रूल नंबर 90 जो बात करता है एक्नॉलेजमेंट के बारे में, रूल नंबर 91 बात करता है प्रोविजनल रिफंड के बारे में। अब रूल नंबर 92 बोलता है ऑर्डर ऑफ रिफंड। तो रिफंड का ऑर्डर कब आएगा, तो देखिए, रिफंड ऑर्डर शेल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। सो 60 दिन के अंदर आपको यहाँ पर रिफंड का अमाउंट जो है पे कर दिया जाएगा। द टाइम लिमिट ऑफ 60 days शेल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम ऑफ रिफंड। तो हमने देखा, जब भी एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जाएगा उसमें डेट इंडिकेट करेगा कौन सा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम है, वहां से 60 डेज का यहाँ पर टाइम पीरियड देखा जाएगा और उतने टाइम में आपको रिफंड मिल जाएगा। अब देखिए, जो भी रिफंड ऑर्डर होता है, तो फाइनल रिफंड ऑर्डर आया आपका, उसमें से जितना भी अमाउंट आपको प्रोविजनली अगर पे कर दिया, अगर जीरो रेटेड सप्लाई का केस है तो आपको जो भी पैसा प्रोविजनली पे कर दिया उसको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है आपका, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर लेस किया जाएगा, और उसके बाद जो भी अमाउंट नेट पेबल रहेगा वो एज ए पेमेंट वाउचर आपको इशू किया जाएगा, ठीक है, और इतना अमाउंट आपको पे किया जाएगा। अब पैसा जब भी पे करेंगे तो क्या होगा, रिफंड टू बी ग्रांटेड बोथ इन कैश और क्रेडिट बेस्ड ऑन द ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट। मतलब जो भी पैसा है आपको क्रेडिट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी दिया जा सकता है, ठीक है। सो क्या बोला है, अमाउंट रिफंडेबल इन कैश शैल बी रिफंडेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड। In respect of amount refundable in electronic credit ledger, the PO shall issue order recrediting the said amount as ITC in electronic credit ledger. So वो आपका पैसा जो है फिर से रिक्रेडिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जो भी आपका ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट होगा उसके थ्रू ही यहाँ पर वापस आपको रिफंड दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है दैट अमाउंट रिफंडेबल इज नॉट पेबल टू द एप्लीकेंट, अगर उसको ऐसा लगता है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अनजस्ट इनरिचमेंट का टेस्ट अगर वो पास नहीं कर पा रहा है तो वो पैसा यहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस एंड रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। अब देखिए, ये भाई साहब है बड़े खुश हैं, इनको लग रहा है कि मेरे को रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि रिफंड इज नॉट एडमिसिबल और इट इज नॉट पेबल टू द एप्लीकेंट। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भैया रिफंड एडमिसिबल नहीं है या फिर एप्लीकेंट को नहीं दिया जाना चाहिए, उस केस में क्या करेगा, वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा एप्लीकेंट को। अभी एप्लीकेंट तो लड्डू लेके खड़ा है कि भैया रिफंड मिलने वाला, पैसे मिलने वाले, रिफंड तो नहीं मिला लेकिन क्या मिल गया, नोटिस मिल गया। अब इस एप्लीकेंट को क्या करना है, इसको रिप्लाई करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर इसको रिप्लाई करना पड़ेगा जो भी शो कॉज नोटिस इशू हुआ। देखिए, ऑर्डर का कभी भी रिप्लाई नहीं दे सकते हो, लेकिन जो भी नोटिस होता है, नोटिस का आपको रिप्लाई देना होता है। सो वो रिप्लाई अपना फर्निश करेगा। अब प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो गया उसके रिप्लाई से, तो वो ऑर्डर पास कर देगा और सेंक्शन कर देगा रिफंड के अमाउंट को, ठीक है। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो वो यहाँ पर रिफंड सेंक्शन कर देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है, उस केस में वो ऑर्डर पास करेगा और रिजेक्ट कर देगा रिफंड क्लेम का, ठीक है। और जब भी वो रिजेक्ट करे तो वो जो भी एप्लीकेंट होगा उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप बुक में देखोगे, स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई है कि भैया पैसा जो है वो एडमिसिबल नहीं है या फिर एप्लीकेंट को नहीं देना चाहिए, तो शो कॉज नोटिस इशू करेगा। एप्लीकेंट क्या करेगा, 15 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको रिफंड जो है सेंक्शन कर दिया जाएगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस केस में आपका रिफंड जो है, रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर जो भी है वो अवेलेबल कराया जाएगा एप्लीकेंट को इलेक्ट्रॉनिकली। क्रेडिट ऑफ रिजेक्टेड क्लेम कैन बी टेकन अगेन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं विद होल्डिंग ऑफ रिफंड क्लेम। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वेयर एनी रिफंड इज ड्यू टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग एनी रिटर्न। मतलब आपका कोई भी रिफंड है, जो आपका क्लेम पास हो गया है, ठीक है, लेकिन आपने कोई रिटर्न फर्निश करने में डिफॉल्ट किया है, या फिर आपका कोई भी टैक्स का पेमेंट या इंटरेस्ट या पेनल्टी का पेमेंट आपने नहीं किया है, उस केस में क्या करेगा, यहां पर कमिश्नर जो है आपका रिफंड का अमाउंट विथहोल्ड कर देगा, ठीक है, वो पैसा रोक लेगा। सो क्या दिया है, द प्रॉपर ऑफिसर में विथहोल्ड पेमेंट ऑफ रिफंड ड्यू until the said person has furnished the return or paid the tax interest or penalty। जब तक आप रिटर्न फर्निश नहीं करते हो या फिर टैक्स का या इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट नहीं करते हो, तब तक आपका अमाउंट जो है विथहोल्ड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, जब भी कोई रिफंड आपको मिल रहा है
इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी अपील के द्वारा आपको बताया गया कि नहीं पैसा आपको रिफंडेबल है, ठीक है। तो उस केस में अगर अपील चल रहा है या कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स चल रहा है जीएसटी के अंदर, तो यहां पर कमिश्नर आपका पैसा जो है विथहोल्ड कर सकता है। और अगर उस अपील के डिसीजन आने के बाद, ये प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाने के बाद अगर ऐसा पता चलता है कि नहीं आपको रिफंड पेबल था, उस केस में आपको रिफंड दिया जाएगा, और वो साथ में एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के इंटरेस्ट के साथ वो आपको पैसा दिया जाएगा। अगर रिजल्ट ऐसा रहता है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स ही बिकम्स एंटाइटल टू रिफंड, अगर आपको रिफंड के लिए एंटाइटल हो तो रिफंड मिलेगा 6% इंटरेस्ट के रेट के साथ। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर चाहे, अगर सेटिस्फाइड है दैट रिफंड इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी विथहेल्ड, ही में पास एन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड, वो आपका रिलीज कर देंगे, ठीक है, रिफंड। अब नेक्स्ट आ जाता है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अभी तक 4 कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। पहला बात करता है कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर रिफंड मिलेगा। दूसरा बात करता है आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, रूल 89 हमने देखा, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद हमने प्रोसेस देखा कि रिफंड का क्या प्रोसेस रहेगा, रूल 90, 91, 92 सारे रूल्स देखे, ठीक है। फिर विथहोल्ड ऑफ रिफंड क्लेम देखा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो बात करता है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ये इस चैप्टर की आप समझ लो जान है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। सबसे पहले कोई भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। सो एनी रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई शेल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड अंडर आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है तो कौन कौन सा दिया है, देखिए, पहला सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस का अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। मतलब देखिए, मैं जब भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं, ठीक है, मैंने बॉन्ड या एलयूटी के द्वारा मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब जो भी मैंने इनपुट्स खरीदे होंगे वो गुड्स या सर्विस में दे रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो इनपुट्स खरीदे हैं वहां पर मैंने टैक्स का पेमेंट किया होगा, तो वो जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया उसका मैं रिफंड ले सकता हूं। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई कर रहे गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी पे, मतलब मैं जब भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं, उस केस में जितना भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया है उसका मैं यहाँ पर रिफंड ले लूंगा। अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो तो आप इनपुट्स का यहाँ पर जो रिफंड है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो तो उस केस में जितना आपने आईजीएसटी पे किया है उसी का आपको यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा। सो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में ये 2 केसेस के अंदर आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। अब कितना रिफंड मिलेगा, तो उसके लिए रूल नंबर 89(4) दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या बोलता है, रिफंड क्लेम इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो। तो इस केस में क्या बोला है, एक फॉर्मूला दिया है। अगर आप नॉर्मली लॉजिकली भी सोचो तो देखिए, जो भी आपका इनपुट रहता है, ठीक है, इनपुट या इनपुट सर्विस, यहां पर जो भी जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको इनपुट एंड इनपुट सर्विस दोनों का ही क्रेडिट मिल जाता है। सो मींस आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड अदर देन द आईटीसी अवेलेबल फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A और 4B। 4A 4B क्या है उसको हम बाद में चल के देखेंगे। सो यहाँ पर आपको नेट आईटीसी जब भी ले रहे हो तो आपको इनपुट एंड इनपुट सर्विस देखना है, कैपिटल गुड्स का यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। सो और रूल 4A 4B का भी जो रिफंड है वो आपको एक्सक्लूड करना है। अब मुझे एट्रीब्यूट करना, मैं देखिए, मैं डोमेस्टिकली सप्लाई भी कर सकता हूं और मैं जीरो रेटेड सप्लाई भी कर सकता हूं। तो आप प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे, रिफंड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए, जितना नेट आईटीसी है उसमें से आपका जितना टर्नओवर एट्रीब्यूटेबल है टू जीरो रेटेड सप्लाई वो आप ले लोगे, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, जो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगा कि आपने कहा कितना आईटीसी प्रोपोर्शनेट है टू जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। सो फॉर्मूला इससे ही बना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर ले लिया डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ले लिया इनटू नेट आईटीसी कर दिया। तो जो भी आईटीसी एट्रीब्यूटेबल होगा टू जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस उतना आपको जो है रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये टर्म्स हमने 4 टर्म्स यहाँ पर देखिए, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और नेट आईटीसी, इन चारों को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। देख लेते क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। तो नेट आईटीसी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो भी इनपुट या इनपुट सर्विस आपने अवेल किया है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, तो देखिए, जो भी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, जो भी वैल्यू हमने सेक्शन 15 के अंदर जो वैल्यू डिसाइड करते हो वो वैल्यू आपको यहाँ पे ले लेना है। और नेक्स्ट क्या दिया है, वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलर प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। देखिए, यहां पर आप जो है ज्यादा अमाउंट यहां पर क्लेम नहीं कर सकते हो, इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ब्रैकेट लगा दिया है कि आप जो भी गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हैं उसका 1.5 टाइम्स या फिर जो भी वैल्यू आपने इनवॉइस में दिया है, विचएवर इज लोअर होगा वही आपका वैल्यू माना जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
तो देखिए ये टेबल दिया है, इसमें आपको भी लोकल सप्लाई कर रहे हो 200 रुपीज में, वही गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 350 रुपीज में, ठीक है। तो मान लीजिए 5 यूनिट सप्लाई कर रहे हो तो कितना हो गया टर्नओवर, नॉर्मल केस में अगर देखो तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा लोकली, और एक्सपोर्ट के केस में 1750 हो जाएगा। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या लेना है, या तो आपका जो भी एक्सपोर्ट का अमाउंट है ये वाला अमाउंट हो गया, ठीक है, जो आप चार्ज कर रहे हो 1750 रुपए। नेक्स्ट क्या बोला है, या फिर आपको क्या लेना है, जो भी वैल्यू डोमेस्टिकली आप सेल कर रहे हो जिस वैल्यू पे उसका 1.5, मतलब क्या हुआ, ये 200 रुपीज आप डोमेस्टिकली चार्ज कर रहे हो, इसका 1.5 कितना होगा 300 रुपीज। सो 300 रुपीज इंटू 500 करेंगे तो कितना आएगा 1500 रुपीज। सो आपको टर्नओवर क्या लेना है 1500 रुपीज, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना होगा 1500 रुपीज। सो यही यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। जो वैल्यू ले लो या फिर 1.5 टाइम्स ले लो, विचएवर इज लोअर जो रहेगा वो आपको ले लेना है वैल्यू। लेकिन इसमें से एक्सक्लूड क्या करना है, अदर देन द टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A और 4B। 4A और 4B का जो भी रिफंड क्लेम करो जो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में हो गया आपको, तो वो आपको यहां पर एक्सक्लूड करना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस का वैल्यू क्या रहेगा। तो देखिए एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज को, तो जो पैसा आपको रिसीव होता है, प्लस क्या बोला है पेमेंट रिसीव इन प्रायर पीरियड एंड सर्विसेज कंप्लीटेड इन रेलेवेंट पीरियड। देखिए सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस आपको क्या लेना है, तो जो भी ऐसा सर्विस जो आप एक्सपोर्ट भी कर चुके हो, सर्विसेज भी दे चुके हो और उसका पेमेंट भी रियलाइज हो चुका है, क्या बोला एक बार फिर से देखो, सर्विसेज भी दे चुके हो और पेमेंट भी रियलाइज हो चुका है, ये दोनों ही अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो आपको यहां पर ले लेना है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। तो देखो एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, जितना पेमेंट रिसीव हुआ वो बोलने लगे, उसमें ऐड क्या करोगे, जो पेमेंट प्रायर पीरियड में आपको रिसीव हो गया था, मतलब मान लीजिए मैं जैन मंथ का यहां पर रिफंड क्लेम कर रहा हूं, कोई भी पैसा जो है मुझे यहां पर पिछले साल के दिसंबर में अगर रिसीव हो गया है, लेकिन सर्विसेज मैंने कंप्लीट की है रेलेवेंट पीरियड, मतलब सर्विसेज अभी कंप्लीट किया है, तो वो आप यहां पर ले लोगे। नेक्स्ट कोई भी लेस क्या करेंगे, एडवांसेस रिसीव इन रेलेवेंट पीरियड फॉर विच सर्विसेज नॉट कंप्लीटेड, मतलब पैसा अभी रिसीव हो गया है लेकिन सर्विसेज मैं बाद में दूंगा, अभी तक सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या देखा हमने, जो भी सर्विसेज जिसका पैसा भी रिसीव हो गया है और सर्विसेज भी सप्लाई कर दी, वो यहां पर आपको इंक्लूड कर देना है, वो आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट नेट आईटीसी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर क्या लिखना है, देखिए इसका अगर आप डेफिनेशन स्टडी मटेरियल में देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा, मैंने यहां पर बहुत सिंप्लीफाई करके दे दिया। क्या बोला है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज अबाउ, मतलब जो भी हमने वैल्यू देखा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का या जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का, जो हमने वैल्यू डिटरमाइन किया वही आपको ले लेना है। उसमें ऐड क्या करोगे, टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो भी नॉन जीरो रेटेड सप्लाई है वो यहां पर आपको इंक्लूड करना है। अरे सर तो बात तो एक ही हो रही है, जीरो रेटेड सप्लाई भी ले लिया, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई भी ले लिया, तो हम टोटल टर्नओवर ही ले लेते हैं ना। यहां पर देखो एज अबव लिखा हुआ है, जो हमने पहले देखा। अब मान लीजिए अगर आपका वैल्यू यहां पर 1.5 टाइम्स जो है ये लोअर आ रहा है, तो उस केस में आपको ये वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल आप नहीं ले सकते हो, तो जो वैल्यू आपने यहां पर डिटरमाइन किया है या फिर यहां पर डिटरमाइन किया टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ये दोनों वैल्यू लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद ऐड करोगे नॉन जीरो रेटेड सप्लाई का। नेक्स्ट क्या दिया, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज आपको एक्सक्लूड करना है। ये एक्सक्लूड क्यों करेंगे, देखो एग्जाम सप्लाईज जो भी होते हैं उसके अकाउंट्स जो भी आपने इनपुट्स लिए होते हैं उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो एग्जाम सप्लाईज भी यहां पर आपको एक्सक्लूड कर लेना है, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। और लास्ट में लेस क्या करेंगे, टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A और 4B। 4A और 4B को आपको हर जगह से यहां पर एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब वैल्यू क्या लेंगे, तो देखो वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड क्या लेनी है आपको, जो भी एफओबी वैल्यू है डिक्लेयर्ड इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट और द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, व्हिचएवर इज जो लोअर रहेगा वो वैल्यू आपको ले लेना है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स का, ठीक है। अब ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको रूल 89(4) आपको समझ आ जाएगा। तो देखो एक सप्लायर है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स एंड इज सप्लाइंग द सेम गुड्स इन बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज, मतलब डोमेस्टिकली भी सेल कर रहा है एक्सपोर्ट भी कर रहा है। नेट आईटीसी उसने बताया कि 270 रुपीज है। अब लोकली यहाँ पर इतने रुपीज में बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है 350 रुपीज में। सो टर्नओवर हमने देख लिया था, इस केस में 1000 आ जाएगा, इस केस में 1500 आएगा। कैसे आएगा, 200 रुपीज जो डोमेस्टिकली जो प्राइस चार्ज कर रहा है इनटू जितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो बेच रहा है इनटू 1.5 टाइम्स करेंगे, और विचएवर इज जो लोअर रहेगा। अब 1750 और 1500 में से लोअर क्या है, 1500 रुपीज, तो ये आपका टर्नओवर हो जाएगा। सो टोटल कितना हो गया, 2500 रुपीज। अब रिफंड का फॉर्मूला क्या है, तो देखो जीरो रेटेड सप्लाई कितना है, मतलब एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, एक्सपोर्ट का वैल्यू 1500 रुपीज। सो 1500 यहां पर ले लिया, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होगा,
अब अगर आपने ये अमाउंट ले लिया, अगर आप टोटल टर्नओवर ले लोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में क्या बताया था कि पहले जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स ले लो जो एज अबाव आपने कैलकुलेट किया, और फिर नॉन जीरो रेटेड सप्लाई लो। तो जीरो रेटेड सप्लाई हमने कितना लिया था 1500 रुपीज, वही यहाँ पर ले लिया। और फिर नॉन जीरो रेटेड सप्लाई कितना है, ये 1000 रुपीज जो लोकली हम लोग सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर ले लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये डिवाइड कर देंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी कितना है यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 270 रुपीज। सो 270 रुपीज से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद रिफंड अमाउंट कितना आ जाएगा, रुपीज 162। ठीक है, सो यहाँ पर पैसा ही पैसा आपको मिल जाएगा जब भी रिफंड आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल 89(4)(a), ये क्या बोलता है, इन द केस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड ऑन विच सप्लायर हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब कोई भी ऐसा सप्लाई आपको रिसीव हो रहा है जिसमें सप्लायर ने बेनिफिट लिया है डीम्ड एक्सपोर्ट का, तो आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा आईटीसी का इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनपुट और इनपुट सर्विसेज। देखिए, जो भी सप्लाई आप डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में जो भी सप्लायर से ले रहे हो उसका बेनिफिट तो सप्लायर ले चुका है, उस केस में तो आईटीसी सप्लायर ले चुका है, रिफंड ले चुका है। आपका कोई भी अदर इनपुट्स है, ठीक है, अदर इनपुट्स और इनपुट सर्विस जो आप यूज कर रहे हो इन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई, उसका आपको यहाँ पर 100% रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको अपन जो है 89(4) के अंदर यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि इसका 100% आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल 89(4)(b) ये बात करता है, देखिए, where the person claiming refund of unutilized ITC on account of zero rated supply without payment of tax, तो उस केस में क्या बोला है, receives the inward supply on at concessional rate of 0.1%। मतलब देखिए, आप कोई भी सप्लाई रिसीव कर रहे हो और वहां पर कंसेशनल रेट पे आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो 0.1% का, उस केस में आपको 0.1% जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया है यहां पर आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंपोर्टेड गुड्स है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। मतलब कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस पे नहीं किया है, उस केस में आपको उस अमाउंट का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी अदर अमाउंट है, ठीक है, रिफंड ऑफ आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स रिसीव्ड अंडर द सेड नोटिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब उसके अलावा कोई भी अदर इनपुट या इनपुट सर्विस है, उस केस में आपको 100% रिफंड, क्या बोला है, टू द एक्सटेंड यूज इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यूज की जा रही है अदर इनपुट या इनपुट सर्विसेज का, उसका 100% आपको रिफंड यहाँ पर ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो रूल 89(4)(a) 4)(b) क्लियर है। 4(a) बात करता है डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, और 4(b) बात करता है कोई भी कंसेशनल रेट पे आप अगर गुड्स इनवर्ट सप्लाईज ले रहे हो या कोई भी ऐसा इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो जिसमें आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में अदर इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज जो होंगे उसका आपको 100% यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है हम पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी देखो एक बार देख लेते हैं। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज अदर देन निल रेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मतलब आउटवर्ड सप्लाई पे रेट ज्यादा है और इनवर्ड सप्लाईज पे कम है। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई 18% की रेट से टैक्सेबल है और इनवर्ट सप्लाई जो है वो 5% की रेट से है। सो ये केस जो है फिट है फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उस केस में जो भी अक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा उसका रिफंड ले लोगे। रिफंड के लिए यहाँ पर रूल दिया है, रूल नंबर 89(5). 89(4) बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, वहां पर आपको आईटीसी कितना किसका रिफंड मिलेगा, जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज उसका आईटीसी मिलेगा। रूल नंबर 89(5) में क्या बात करता है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का ही आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला दिए गए, मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, तो देखो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। जितना भी आपका इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई है उसको डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी, उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जितना भी इन्वर्टेड रेटेड के अंदर आप जो भी टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वो आपको माइनस करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है नेट आईटीसी डिवाइड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। अब ये फॉर्मूला जो है आपको एक क्वेश्चन से समझेगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 कंपाइलर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को आप यहां से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके May 23 एग्जाम में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। देखिए, मेरे कंपाइलर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो सारे ही वहां पर टैगिंग दिया हुआ है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है तो वहां पर मैंने मार्क्स भी लिखे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा हुआ था क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई है जिस पर 5% का रेट है, दूसरी आउटवर्ड सप्लाई है जिस पर 12% का रेट है, तीसरा इनवर्ड सप्लाई दिया है जहां पर 12% का रेट दिया है। तो देखिए, इनवर्ड सप्लाई मेरा 12% पे है और आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर 5% है, मतलब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो गया। ठीक है, इनपुट सर्विसेज का अपने को कंसिडर करना ही नहीं है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट्स लेने हैं
और कैपिटल गुड्स भी यहाँ पर कवर अप नहीं करना है। तो इस केस में आपको रिफंड निकालना है। रिफंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए नेट आईटीसी आपका कितना है, तो यहाँ पर इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी लेंगे नहीं, सिर्फ इनपुट्स कवर करेंगे। तो इनपुट्स के केस में 35 लाख रुपीस पे 12% आपको निकालना है। कितना आएगा, 4.2 लाख रुपीस। ये आपका नेट आईटीसी हो गया। अब ये आईटीसी को आपको जो है फॉर्मूला में फिट करना। फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो रेट है, जो सप्लाई है, यहाँ पर 50 लाख रुपीस आप इन्वर्टेड सप्लाई कर रहे हो, तो इस पर कितना टैक्स आपको पेमेंट करना है। सो देखिए इसका टर्नओवर लेना है आपको। सो जो भी 4.2 लाख है, ये 4.2 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई कितना है, 50 लाख, और उसको डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना आएगा, 50 लाख प्लस ये 50,000, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर कवर हो जाएंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। तो 50 लाख 50,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 50,000 इंटू 4 लाख 20,000, ठीक है, ये अमाउंट हो गया। ये एक चीज होगी। अब इसमें से जितना मेरे को टैक्स का पेमेंट करना था अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब देखिए 50 लाख पे मुझे 5% तो टैक्स का पेमेंट करना ही था। तो यहाँ पर 50 लाख पे 5% कितना होगा, 2.5 लाख रुपीस। ये 2.5 लाख मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। सो लेस हो जाएगा 2.5 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए आपने हमारे फॉर्मूले में क्या देखा कि जो भी ये इनपुट लिया गया, हमने 4,20,000 लिया, ये किस पे लिया, सिर्फ इनपुट्स यहाँ पर कवर किए गए, इनपुट सर्विसेज कवर नहीं किए। अब मैं जो भी सप्लाई कर रहा हूं उसमें तो मैंने इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों ही यूज किए होंगे फॉर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस या गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए। सो यहाँ पर क्या बोला है, जो भी आप टैक्स का पेमेंट यहाँ पर 2.5 लाख रुपीस है, उसको भी आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा जो इनपुट के लिए एट्रीब्यूटेबल है। अब इनपुट के लिए एट्रीब्यूटेबल कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट सर्विस है ये 5% की रेट से यहाँ पर 5 लाख रुपीस पे, ये 5 लाख पे आपका 5% कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ये इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी आ गया। तो इसको अपने को प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, तो जो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है, नेट आईटीसी डिवाइड बाय आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब नेट आईटीसी कितना था अपना 4,20,000, ये यहाँ पर आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना होगा 4,20,000 प्लस ये अमाउंट पे आपका जितना टैक्स आता है 5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 5% कितना आता है, तो 25,000। सो 4,45,000 आपको यहाँ पर कर देना, और ये फॉर्मूला लगाओगे सीधा अमाउंट आ जाएगा 1,79,887। सो ये आपका रिफंड अमाउंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ये May 23 में 5 मार्क्स एक बोनस मार्क्स थे यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे। सो हमने रूल 89.5 का फॉर्मूला देख लिया, ये रिफंड आपको मैक्सिमम रिफंड कितना मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ सर्कुलर्स दिए हुए। पहला सर्कुलर क्या बोलता है, वेयर देयर आर मल्टीपल इनपुट्स अट्रैक्टिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स, द नेट आईटीसी कवर्स द आईटीसी अवेल्ड ऑन ऑल इनपुट्स, मतलब जितने इनपुट्स है, मान लीजिए मेरे 6-7 इनपुट्स है, ठीक है, अगर कि कोई एक इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर कवर हो रहा है, लेकिन दूसरे जो है वो इक्वल है, इनपुट पे भी 18% है और आउटवर्ड सप्लाई पे भी 18% है, लेकिन फिर भी वो सारे इनपुट्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आपको सारे इनपुट्स कवर अप करने हैं। नेक्स्ट सर्कुलर क्या बोलता है कि देखिए अगर रिफंड मिल रहा है ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑफ गुड्स, मतलब आपका जो रेट है वो सेम गुड्स पे रेट कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जिसका 18% रेट था, ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, उसका रेट रिड्यूस हो गया 12%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट जो है रिड्यूस हो रहा है सेम प्रोडक्ट पे, तो ये केस जो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर अप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो किया जा रहा है अंडर कंसेशनल नोटिफिकेशन, कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से आपका रेट जो है आउटवर्ड सप्लाई पे कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उस केस में यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा और यहाँ पर आप रिफंड एडमिसिबल रहेगा, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, आप कोई भी मर्चेंट एक्सपोर्ट ले रहे हो एट कंसेशनल रेट ऑफ 0.1%, उस केस में क्या हुआ, कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से आपका रेट रिड्यूस हुआ है आउटवर्ड सप्लाई पे, तो उस केस में आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। क्लैरिफिकेशन ऑन द टर्म ऑफ इनपुट, यहाँ पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया है, क्या बोलता है, जीएसटी अगर आपने जो भी पे किया है ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, तो उस केस में आपको यहाँ पर आईटीसी जो है वो मिल जाएगा अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और दूसरा वो टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए अगर यूज हो रहा है, और अगर उसका आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है अंडर सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है, उसमें अगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उस केस में जो भी स्टोर्स हो गए, स्पेयर्स हो गए या पैकिंग मटेरियल्स हो गए, वो भी यहाँ पर आपके इनपुट के अंदर कवर हो जाएंगे और आपके फॉर्मूला में इनका भी क्रेडिट जो है आप ले सकते हो। नेक्स्ट, refund of ITC under section 54(3) restricted to the extent of invoices reflected in form GSTR 2B, मतलब देखिए जो भी आपको रिफंड मिलता है वो उन्हीं इनवॉइसेस पे मिलेगा जो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2022 से जीएसटीआर 2B बेस चलने लगी है, ठीक है। जितना 2B में आपके इनवॉइसेस शो हो रहे हैं उतना ही आप क्रेडिट ले सकते हो, और जितना क्रेडिट आप ले सकते हो उतना ही आप यहाँ पर रिफंड ले पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए जब भी आप अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड ले रहे हो, ठीक है, अब वो किस किस केसेस में हो सकता है, या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो जो भी मैंने इनवर्ट सप्लाईज की है उस पर जितना टैक्स का पेमेंट किया उतना मैं रिफंड ले लूंगा।
दूसरा कोई भी सप्लाई कर रहे हो टू एसईजेड यूनिट या डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और तीसरा क्या बोला, अक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन तीनों ही के इसमें आपको जो रिफंड मिलेगा तो वो क्या बोला है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। कितना बोला है, सबसे पहले बोला है जो भी आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, रूल नंबर 89.4 और 89.5 में जो आपने फॉर्मूला देखा जीरो रेटेड सप्लाई के लिए या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, वो फॉर्मूला से जितना अमाउंट आ रहा है, मान लीजिए मेरा अमाउंट आ रहा है 50 लाख रुपीज का फॉर्मूला से, वो अमाउंट ले लीजिए। दूसरा क्या बोला है, जब आपने रिफंड का एप्लीकेशन फाइल किया, मान लीजिए मेरा जैन मंथ का रिफंड है, ठीक है, और मैं 2 इयर्स तक कभी भी रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं, तो मैंने यहां पर जो है अक्टूबर में एप्लीकेशन फाइल किया है, तो उस केस में क्या बोला है, जो मंथ में आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना था। अब मान लीजिए वो टाइम पे मेरा बैलेंस था यहां पर 45 लाख, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है कि आपका जो भी बैलेंस, अब मैं जैन मंथ का यहां पर रिफंड ले रहा हूं, अब जैन मंथ का जो मैं रिटर्न फाइल करूंगा, रिटर्न कब फाइल करूंगा, फेब मंथ के 20th ऑफ फेब को, ठीक है। सो रिटर्न फर्निश करने के बाद मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था। अब मान लीजिए इस दिन को मेरा बैलेंस था यहां पर 40 लाख रुपीस। सो इन तीनों ही अमाउंट्स में जो भी कम होगा, जो भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, उतना रिफंड जो है मुझे मिल जाएगा। इस तरह से जो है कॉमन पोर्टल कैलकुलेट करता है रिफंडेबल अमाउंट, ठीक है। जितना आपका पैसा होगा आपके पास अवेलेबल होगा उतना ही तो रिफंड देंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं देंगे। या तो आपका क्या क्या देखिए चीजें हमने, देखो 3 चीजें देखिए। पहला जो 89.4 और 89.5 बोलता है वो, दूसरा क्या था, आप जब भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, यहां मैं अक्टूबर में फाइल कर रहा हूं, तो वो टाइम पे मेरा बैलेंस कितना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। और तीसरा क्या बोला है, जिस मंथ का मैं रिफंड ले रहा हूं, जिस मंथ का रिफंड ले रहा हूं उसके मंथ का रिटर्न फर्निश करने के बाद जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है वो अमाउंट। इन तीनों में से जो भी आपका यहां पर रिफंडेबल जो भी लीस्ट अमाउंट रहेगा उतना आपको यहां पर रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब रिफंड कैसे देंगे, तो देखिए आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रहता है उसमें से अमाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, तो बोला है यूज आईजीएसटी फुल्ली। सबसे पहले पूरा आईजीएसटी आप एग्जॉस्ट कर लो, फुल यूज कर लो। उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल, जितना बैलेंस अवेलेबल है उतना इक्वली आप ले सकते हैं। और तीसरा क्या बोला है, रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिट लेजर विद अवेलेबल बैलेंस। कोई भी रिमेनिंग अमाउंट है तो जो भी लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है वहां से आप यहां पर ले सकते हो। तो इस ऑर्डर में आपको जो है पैसा डेबिट किया जाएगा आपके लेजर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, केसेस वेयर रिफंड ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड। अब किन किन केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा, तो देखिए पहला दिया गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब देखिए एक्सपोर्ट पे यहां पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। हमने देखा कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी आप यहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। लेकिन कोई ऐसे गुड्स हैं जिनके एक्सपोर्ट पे यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखा है गवर्नमेंट ने, मतलब क्या गवर्नमेंट यहां पर प्रमोट नहीं करना चाहती है उन गुड्स को, तो अगर कोई भी गुड्स ऐसे हैं जिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो वहां पर उन गुड्स पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बोला, द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अवेल्स ड्यूटी ड्रॉबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी और क्लेम रिफंड ऑफ द आईजीएसटी पेड ऑन सच सप्लाई। मतलब आपने कोई भी सप्लाई पर जो है ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर दिया है तो उस केस में आपको यहां पर रिफंड नहीं मिलेगा। सो इन 2 केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा। अदरवाइज जो भी हमने देखे थे सिचुएशंस, जो भी केसेस देखे थे उन सारे केसेस में रिफंड आपको यहां पर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रिफंड क्लेम, ये क्या बोलता है, देखिए नो रिफंड शैल बी पेड टू द एप्लीकेंट इफ द अमाउंट इज लेस देन 1000 रुपीज। देखिए अगर आपका रिफंड का अमाउंट 1000 रुपए से भी कम है तो आपको यहां पर इतना कम अमाउंट का रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लेस देन 1000 बोला है, अगर 1000 भी हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब ये 1000 रुपीज जो है आपको ईच टैक्स हेड सेपरेटली के हिसाब से देखना है, कम्युलेटिवली नहीं देखना है। सारे टैक्स हेड सेपरेटली, सीजीएसटी के 1000, एसजीएसटी के 1000, इस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। और the limit would not apply in case of refund of excess balance in the electronic cash ledger। मतलब कैश लेजर से अगर आप कोई भी पैसा रिफंड ले रहे हो तो आपको ये लिमिट नहीं देखना। कैश लेजर क्या है, मेरा ही ई वॉलेट है, तो मैं जब चाहूं वो पैसा ले सकता हूं, जितना चाहूं ले सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिफंड इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अब कोई भी गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो उस केस में यहाँ पर रूल्स दिया हुआ है। सबसे पहला रूल बात करता है रूल नंबर 96, जो बात करता है रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर सकते हो बाय फाइलिंग बॉन्ड और एलयूटी, ठीक है। तो सबसे पहले रूल 96 जो बात करता है वो बोलता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो क्या प्रोसेस रहेगा, तो देखो जो भी शिपिंग बिल फाइल कर रहे हो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप कोई भी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जब भी आप शिपिंग बिल फाइल करोगे वो मान लिया जाएगा कि वही आपका रिफंड एप्लीकेशन है और वहां पर आपको रिफंड जो है दे दिया जाएगा। अगर आपका केस है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, ठीक है, अगर आप कोई सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी पे किया होगा, क्योंकि विद पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं हम, तो जो भी आपने आईजीएसटी पे किया है वो उसका रिफंड लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन हमने देखा फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 में, और जो हमने रूल 89 के अंदर जो प्रोसेस देखा था पूरा एप्लीकेशन फाइल करने का, डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने का, वो सारा ही प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका केस है सर्विस एक्सपोर्ट करने का,
गुड्स के केस में तो शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, सर्विस के केस में आपको जो है प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, रिफंड अंडर दिस रूल इज नॉट अलाउड टू द पर्सन हु हैव क्लेम्ड द फॉलोइंग बेनिफिट। अब किन किन व्यक्ति को रिफंड नहीं मिलेगा रूल 96 में, तो देखिए यहां पर क्या बोला है, रिसीट ऑफ सप्लाई अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट, मतलब कोई भी आप सप्लाई रिसीव करो जो डीम्ड एक्सपोर्ट, मतलब जो सप्लायर है उसने डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट को यहां पर क्लेम कर लिया है, वहां पर आपको जो है यहां पर उसके बाद जो भी सप्लाई आपने लिए यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लायर्स है, तो आप जो भी सेल कर रहे हो वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब विद पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते हो, आपको वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड या एलयूटी के थ्रू ही यहां पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां पर एक्सेप्शन क्या दिया है, एक्सेप्ट रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी स्कीम, कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी स्कीम आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, बेनिफिट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्ट एट ए कंसेशनल रेट ऑफ 0.1% हैज बीन अवेल, मतलब आपने कोई भी कंसेशनल रेट पे यहां पर गुड्स या सर्विसेज को अवेल किया, उस केस में आपको जो भी ये 0.1% का टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते, वो आपको कंपल्सरीली अंडर बॉन्ड और एलयूटी के थ्रू ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, import of goods without payment of IGST or GST compensation says if imported by EOU or under advance authorization or EPCG scheme except receipt of capital goods under EPCG scheme, मतलब देखिए कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो वो विदाउट पेमेंट ऑफ IGST या कंपनसेशन सेज है, मतलब जब आपने इंपोर्ट किया तभी आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो फिर आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो वो विद पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इन दो केसेस के अंदर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते हो एक्सपोर्ट, आपको कंपल्सरी बॉन्ड या अंडर द कवर ऑफ एलयूटी ही आपको यहां पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 96A जो बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर बॉन्ड और एलयूटी। तो देखिए गवर्नमेंट ने जो है सारे ऑल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए यहां बोल दिया कि आप जो एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो बॉन्ड या एलयूटी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू सप्लाई गुड्स और सर्विस और सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी शेल फर्निश प्रायर टू द एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले आपको जो है बॉन्ड या एलयूटी यहां पर फर्निश करना पड़ेगा टू द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे टैक्स ड्यू अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। देखिए आपको जो अगर आप जो है अपना अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो और 3 महीने के अंदर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, गुड्स के केस में 3 महीने में आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, या फिर सर्विस के केस में पेमेंट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ है विद इन 1 ईयर, तो उस केस में जो है आपको यहां पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट भी आपको यहां पर साथ में पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल केस में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड और एलयूटी। नेक्स्ट, अगर कोई भी सप्लायर है, ठीक है, अगर कोई सप्लायर है जिसने टैक्स इवेजन किया है एक्सीडिंग ₹2.5 करोड़, तो यहां पर क्या बोला है, all registered person who intends to supply goods or services for export without payment of IGST shall be eligible to furnish LUT in place of bond, मतलब बॉन्ड की जगह आप LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी यहां पर फर्निश कर सकते हो। एक्सेप्ट क्या बोला है, those who have prosecuted for an offense under CGST Act or IGST Act of an or any existing law in force in case where the amount of tax evaded exceeds 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स इवेजन किया है उस केस में जो है आपको यहां पर बॉन्ड यहां पर फर्निश करना पड़ेगा, आप LUT के थ्रू यहां पर नहीं कर पाओगे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्कुलर दिया हुआ है। सर्कुलर क्या बोलता है कि मान लीजिए मेरा जो एक्सपोर्ट है वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं गुड्स का और वो 3 मंथ्स में मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, या फिर सेकंड अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं और मुझे पेमेंट 1 ईयर के अंदर जो है रिसीव नहीं हुआ, उस केस में मुझे यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में एक्सपोर्ट कर देता हूं, ठीक है, सब्सिक्वेंटली एक्सपोर्ट कर रहा हूं गुड्स का, या फिर मुझे रियलाइज हो जाता है पेमेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, या तो मैं एक्सपोर्ट कर दिया हूं गुड्स के केस में या फिर सर्विस के केस में मुझे पेमेंट रिसीव हो गया है, उस केस में क्या बोला है, द सेड एक्सपोर्टर वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑफ द आईजीएसटी सो पेड अर्लियर ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड। यहां पर हमने देखा था अगर गुड्स आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो उस केस में आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा और वो विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% रहेगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया या फिर आपको पैसा रियलाइज हो गया तो आपने जो भी आईजीएसटी पे किया होगा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका आपको रिफंड यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आईजीएसटी पे किया उतना ही आपको रिफंड मिलेगा। सो रूल 91 क्लियर है। अभी तक हमने 2 रूल देखे, पहला रूल 96 जो बात करता है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विद पेमेंट टैक्स, 96A बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 96B, ये बात करता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड। अब देखिए अगर आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है वो रियलाइज नहीं होता है, जो भी पीरियड यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो आपको पीरियड दिया हुआ है, अगर उतने टाइम में एक्सपोर्ट प्रोसीड आपको रियलाइज नहीं होता है, उस केस में एक्सपोर्टर को जो है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट
विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अलाउड अंडर फेम। जो भी पीरियड फेमा के अंदर अलाउ किया गया है उसके 30 डेज के अंदर, उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और वो अलोंग विद इंटरेस्ट यहां पर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो वो राइट ऑफ कर सकता है द रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन। आरबीआई अगर चाहे तो वो परमिट कर सकता है, अदरवाइज जो भी टाइम पीरियड है वहां तक आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड यहां पर रियलाइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको अमाउंट जो है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, अलोंग विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, फर्दर where the sales proceed are realized by the applicant subsequently, मतलब बाद में रियलाइज हुआ। अब देखिए मैंने अगर यहाँ पर रियलाइज नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 30 डेज के अंदर मैं पैसा पे करूंगा, विद इंटरेस्ट पे कर दूंगा। अब मान लीजिए मुझे सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो गया, तो जब भी रियलाइज होगा आपको जो है द एप्लीकेंट शैल प्रोड्यूस एविडेंस अबाउट सच रियलाइजेशन विद इन 3 मंथ्स। जब भी आपको रियलाइज होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि मुझे पैसा रियलाइज हो गया है, और उस केस में जो भी अमाउंट आपसे पहले रिकवर किया गया था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। सो रूल 96 भी क्लियर है, रिकवरी की बात करता है। अगर पैसा आप सेल्स प्रोसीड आपको रिसीव नहीं हुआ तो पैसा पे करना पड़ेगा, अलोंग विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा, और कब तक, विद इन 30 डेज। जब भी आपका टाइम लिमिट खत्म होता है फेमा के अंदर, वहां से 30 दिन के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अगर आरबीआई चाहे तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको फ्री कर सकता है। नेक्स्ट, अगर सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो जाता है तो 3 महीने के अंदर आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं, और जो पैसा रिकवर किया गया था पहले वो वापस से आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 77। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या बात करता है, रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड। मतलब देखिए कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लिया, तो मैंने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली पता चला कि वो इंटर स्टेट सप्लाई था, मुझे आईजीएसटी पे करना था। तो उस केस में क्या बोला है, आपको जो है जो आपने गलत अमाउंट पे कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी गलत पे कर दिया, उसका जो है आपको रिफंड यहां पर दे दिया जाएगा। लेकिन रिफंड कब देंगे, आपको जो रिफंड दिया जाएगा, आईजीएसटी सो पेड एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट। आपको जो भी आप पैसा पे करते हो, देखिए अब मुझे आईजीएसटी सीजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह मुझे आईजीएसटी पे करना था, तो अब मैं क्या करूंगा, करेक्ट हेड में टैक्स का पेमेंट कर दूंगा। जब मैं टैक्स का पेमेंट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया वहां से 2 इयर्स के अंदर जो है मुझे रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एप्लीकेशन फाइल करना है इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स अंडर करेक्ट हेड। जिस दिन करेक्ट हेड के अंदर आपने टैक्स का पेमेंट किया वहां से 2 साल आपको कैलकुलेट करना है। अब रिफंड वुड नॉट बी अवेलेबल वेयर द टैक्स पेयर हैज मेड टैक्स एडजस्टमेंट थ्रू इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। मतलब आपने अगर सेक्शन नंबर 34 के अंदर क्रेडिट नोट यहां पर इशू कर दिया है, उस केस में यहां पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। 77 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 55 ये बात करता है रिफंड टू यूएन बॉडीज, एम्बेसीज एक्सेट्रा। देखिए यूएन बॉडीज या जो भी यूएन होल्डर्स होते हैं उनको यहाँ पर रिफंड मिलता है, जो भी वो इनवर्ड सप्लाईज लेते हैं, ठीक है। सो एंटिटीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 55 कैन क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्सेस पेड बाय देम ऑन इनवर्ड सप्लाई। जो भी उनका इनवर्ड सप्लाई होती है उस पर जितना टैक्स का पेमेंट किया रिफंड ले सकते हैं। क्लेम कब करेंगे, तो एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज रिसीव्ड। देखिए जब भी उन्होंने इनवर्ड सप्लाई लिया है उस क्वार्टर को एंड होने के 2 इयर्स के अंदर वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो रहेगा रिफंड का शेल बी फाइल्ड अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ द इनवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 11। जीएसटीआर फॉर्म 11 दिया हुआ है, वो इनको यहां पर फाइल करना पड़ेगा। अब कौन कौन एंटाइटल है, तो देखिए 55 के अंदर दिया है, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग पर्सन। कौन कौन से, यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस और कॉन्सुलेट पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर काउंसलर ऑफिसर्स पोस्टेड देयर। सो ये यहां पर नोटिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्या दिया है, अगर कोई भी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है सीएसडी, ठीक है, अगर किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब आर्मी के जो कैंटीन्स वगैरह होते हैं उसमें कोई भी सर्विस ली गई है, ठीक है, तो जो भी उन्होंने आईजीएसटी पे किया है या सीजीएसटी पे किया है ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब जो भी गुड्स के ऊपर उन्होंने आईजीएसटी या सीजीएसटी का पेमेंट किया है तो उसका 50% का जो अमाउंट है उनको रिफंड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। रिफंड ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द एप्लीकेबल सीजीएसटी और आईजीएसटी पेड बाय इट ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय इट for the purpose of subsequent supply of such goods to the unit run canteens of the CSD or the authorized customers। मतलब देखिए कैंटीन्स ये क्या करती है, आर्मी के यहाँ कैंटीन्स होती है स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ये क्या करते हैं, इनवर्ड सप्लाई लेते हैं और आगे फर्दर सप्लाई करते हैं अपने यूनिट रन कैंटीन्स को या फिर कोई ऑथोराइज कस्टमर्स को। सो जो भी उन्होंने इनवर्ड सप्लाई लिया है गुड्स का उसका 50% उनको रिफंड मिल जाएगा, क्लियर है। रिफंड अवेलेबल इन गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस। आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जिसमें यूआईएन भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अगर यूएन नहीं है उस केस में आपको कॉपी ऑफ इनवॉइस यहाँ पर ड्यूली अटेस्टेड जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा और फिर आप रिफंड यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
ठीक है, सेक्शन 55 क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 56 जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। मतलब देखिए, अगर आपको रिफंड जो है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं दिया गया तो उस केस में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ रिफंड दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो देखिए, एप्लीकेंट को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% की रेट से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आपको 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं मिलता है तो। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है कब से चालू होगा तो द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच टैक्स। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन दिया वहां से लेकर के जिस दिन रिफंड एक्चुअल में रिसीव हुआ उतने टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। और इंटरेस्ट का कितनी रेट से रहेगा, एट द रेट ऑफ 6%। गवर्नमेंट जब भी इंटरेस्ट देती है वो 6% की रेट से ही देती है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, अगर आपका रिफंड अराइज हो रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स, मतलब आपका कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है या अपीलेट अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आ रहा है और उसके द्वारा आपको अगर रिफंड दिया जा रहा है, उस केस में आपका इंटरेस्ट का जो रेट है वो रेट हो जाएगा 9% पर एनम। मतलब नॉर्मली 6% का रेट दिया है, लेकिन अगर किसी और कोर्ट का ऑर्डर या फिर अपील के द्वारा आपका रिफंड दिया जा रहा है तो आपको रेट जो है वो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और वही कब से लेना है तो देखो, अगर विद इन 60 डेज नहीं दिया तो उस केस में इंटरेस्ट शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 9% फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज टिल द डेट ऑफ रिफंड। जब 60 डेज खत्म होने के बाद वहां से चालू करना है टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड। इतने टाइम पीरियड तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये क्या होता है। ये देखिए, पैसा एप्लीकेंट को ना देकर के पैसा जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करा दिया जाता है। अब ये फंड में कौन कौन से पैसा जो कौन कौन सा अमाउंट जो है क्रेडिट होता है तो देखिए, अमाउंट ऑफ रिफंड डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई भी रिफंड इशू कर रहा है तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में आ जाएगा। अगर ऐसा एप्लीकेंट को यहाँ पर नहीं दिया जाता है उस केस में यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी इनकम है, एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड इन द फंड। अब देखिए, इस फंड में जो भी पैसा आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, ये क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वहां इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम इनको रिसीव होता है वो भी इस फंड में क्रेडिट होगा। और सच अदर मनी इज रिसीव्ड बाय इट, कोई भी अदर अमाउंट भी अगर रिसीव होता है तो वो सारे पैसा जो है इस फंड में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इस फंड में जो भी पैसा होगा वो एक 50% जो इक्विवेलेंट अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। देखिए, 50% पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो स्टेट का रहेगा उसको दिया जाएगा और 50% जो है सेंट्रल का जो फंड रहेगा उसमें यहां पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, अगर एनी अमाउंट हैविंग बीन credited to the consumer welfare fund ordered or directed as payable to the claimant by an order of the proper officer, अगर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर दे देता है कि भैया ये पैसा जो है आपको एप्लीकेंट को देना है, उस केस में पैसा जो है इस फंड से ट्रांसफर करके एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें क्या बोलता है, मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रिफंड ले सकता है तो देखिए, बिल्कुल ले सकता है। यहां पर दो केसेस गवर्नमेंट के सामने नजर आए इसलिए ये प्रोविजंस लाए गए। पहले ये केसेस समझ लेते हैं, ये दोनों केसेस क्या बोलना चाहता है। तो देखिए, फर्स्ट केस क्या है, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट और बिल्डिंग। अब मान लीजिए मुझे कोई फ्लैट लेना है, ठीक है, तो मैं बिल्डर के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं कि मुझे फ्लैट चाहिए, वो बोलता है 1 करोड़ रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। मैंने पैसा पे कर दिया 1 करोड़ रुपीस का और साथ में उसने मुझसे जीएसटी चार्ज किया। मान लीजिए 6 लाख रुपीस का उसने जीएसटी चार्ज किया, तो मैंने कितना किया, 1.06 करोड़, इतना पेमेंट मैंने उस बिल्डर को कर दिया। अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए और उसने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया। उसने बिल्डिंग बना के नहीं दिया, फ्लैट मुझे तैयार करके नहीं दिया और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गया। उस केस में क्या होगा, वो पैसा मुझे रिफंड करेगा। तो जो 1 करोड़ रुपीस जो मैंने उस बिल्डर को दिया, मैंने टोटल पैसा कितना दिया, 1 करोड़ 6 लाख रुपए। अब 1 करोड़ उसने अपने पास रखा होगा और 6 लाख जो है वो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा। ठीक है, सो अब जो भी मुझे रिफंड देगा तो वो क्या करेगा, मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपीस ही रिफंड देगा, क्योंकि 6 लाख तो उसने गवर्नमेंट को दे दिया। अब वो पैसा तो रिफंड मिला नहीं, उसका पैसा तो आया नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अनरजिस्टर्ड पर्सन के जो है यहाँ पर टैक्स लग रहा था 6 लाख रुपीस का। उसने सर्विसेज तो ली नहीं, फ्लैट तो मिला नहीं और यहाँ पर टैक्स का पेमेंट अलग से लग गया 6 लाख रुपीस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपके साथ हम गलत नहीं होने देंगे, आपको भी यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखिए, सप्लायर जो है अगर उसके पास क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट है, हमने सेक्शन नंबर 34 देखा क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग, वहां पर अगर क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ उस केस में तो क्या करेगा, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर देगा और जो पैसा है वो उसका लाइबिलिटी यहां पर एडजस्ट कर देगा। तो अगर वो सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट इशू कर देता है तो यहां पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है उस केस में जो है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन अपना रिफंड ले सकता है। जो भी उसने 6 लाख रुपीस यहाँ पर पे किया उसका रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या बोलता है, देखिए मैंने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, पॉलिसी का वैल्यू था 10 लाख रुपीस मैंने, और वो क्या था, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए था, 10 ईयर्स के लिए था मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, पूरा जो 10 लाख रुपीस है वो अपफ्रंट पे कर दिया।
पूरा पैसा पे कर दिया, और 2-3 साल बाद क्या हुआ कि पॉलिसी जो है प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दी गई। अब प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दी तो मैंने जो पैसा किया पे किया होगा 10 लाख रुपीस का, वो उसके में साथ में मैंने जीएसटी भी पे किया होगा। मान लीजिए मैंने जीएसटी पे किया 1,80,000, तो 11,80,000 मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पे किया था। अब वो जो भी मुझे रिफंड करेगी तो कितना करेगी, वो तो 10 लाख रुपीस ही रिफंड करेगी। 1,80,000 उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। और अगर क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर रिफंड ले सकता है अपने जो भी उसने 1,80,000 पे किया है उसका यहाँ पर रिफंड ले सकता है। ये 2 केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इसके सिमिलर कोई भी दूसरे केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि द रिफंड क्लेम कैन बी फाइल्ड ओनली इन दोज केसेस वेयर द टाइम पीरियड फॉर इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 हैज ऑलरेडी एक्सपायर। अगर क्रेडिट नोट का टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ है तो ही यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकता है। अब देखिए, रिफंड क्लेम करने का टाइम लिमिट हमने देखा 2 इयर्स देखना है फ्रॉम रेलेवेंट डेट। तो इस केस में 2 इयर्स कहां से देखना है, तो 2 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ या टर्मिनेट हुआ, वहां से जो है आपको 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है, और उतने टाइम पीरियड में आपको जो है रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अब कैसे लोगे, तो देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सबसे पहले उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी के अंदर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेगा यूजिंग हिज पैन नंबर। ठीक है, उसके बाद वो आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा अपना, और अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करेगा ताकि रिफंड उसको बैंक अकाउंट में आ सके। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर्म RFD 01, जो हमने रिफंड का एप्लीकेशन फॉर्म देखा था, वो उसको यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। उसको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी देना पड़ेगा कि भैया उसने एक्चुअल में जो है पैसा पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, सो सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फर्निश करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में, और उसके बाद जो है उसको पैसा पूरा रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है कि देखिए, अगर बिल्डर जो है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही रिवर्स कर रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 करोड़ 6 लाख रुपीस दिए थे कॉन्ट्रैक्टर को, अब जो रिफंड कर रहा है, अब हमारा एग्रीमेंट ऐसा है कि भैया 50% रुपीस ही पैसा ही आपको मिलेगा या 60% ही मिलेगा। मान लीजिए 1 करोड़ की जगह मुझे 50 लाख रुपीस ही यहाँ पर रिफंड कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर ही अगर मुझे 50 लाख रुपीस मतलब आधा पैसा ही रिफंड कर रहा है, तो मैं जीएसटी का रिफंड पूरा कैसे ले सकता हूं। तो ये 6 लाख का नहीं होगा, ये अमाउंट भी यहाँ पर प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अगर पैसा आधा मिल रहा है तो भैया जीएसटी का रिफंड भी आधा ही मिलेगा, मतलब 6 लाख नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 3 लाख रुपीस ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो क्या दिया है, वेयर द अमाउंट पेड बैक बाय द सप्लायर टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज लेस देन द अमाउंट पेड बाय सच अनरजिस्टर्ड पर्सन। उससे अगर कम पैसा पे किया है तो उस केस में ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इन सच अमाउंट पेड बैक shall be refunded to the unregistered person। प्रोपोर्शनेट आपको ये अमाउंट करना पड़ेगा और उतना ही आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। सो इस केस में जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी यहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर हमारा रिफंड का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। 14 पेजेस के अंदर हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझा है। ये चैप्टर के अंदर रूल 89.4 और 89.5 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग कंपाइलर में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।